कहानी की शुरुआत जंगल के बीचों बीच एक ऐसी रहस्यमयी जगह से हुई जहां पर पहुंचना ही खतरे से खाली नहीं था। लेकिन फ्रैंक और लिली किसी तरह अपनी जान की परवाह किए बिना इस जगह तक पहुंच गए, क्योंकि यहीं पर वो अनमोल खजाना छुपा हुआ था जिसे अगर कोई प्राप्त कर ले तो वो इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन सकता है। पानी में डुबकी लगाकर फ्रैंक उस खजाने तक पहुंचने का दरवाजा ढूंढ लेता है, लेकिन तंग रास्ता होने की वजह से वो अंदर नहीं घुस पाता। इसलिए मदद के तौर पर वो लिली को अंदर जाने के लिए कहता है। हालांकि लिली को तैरना नहीं आता था, लेकिन कोई और रास्ता न होने की वजह से लिली को पानी में कूदना ही पड़ता है। अपनी पूरी ताकत लगाकर लिली किसी तरह उस दरवाजे को खोलने में कामयाब रहती है। दरवाजे के खुलते ही नदी का सारा पानी नीचे जाने लगता है और एक रहस्यमयी शहर जो कि कुछ समय पहले पानी के नीचे था अब जमीन पर दिखाई देने लगा। लेकिन अगले ही पल उनका सामना जर्मनी के प्रिंस जोआकिम से हो गया। प्रिंस भी उस खजाने को हासिल करना चाहता था, इसीलिए उसने छिपकर इनकी बोट का पीछा किया, क्योंकि खजाने की एक पंखुड़ी से हर बीमारी का इलाज और किसी भी प्रकार के श्राप को तोड़ा जा सकता था। दरअसल आज से कई सौ साल पहले 1556 में डॉन अग्विरे नाम के एक शासक ने इस खजाने को ढूंढने की हर संभव कोशिश की, पर जब उसे पता चला कि खजाने तक पहुंचने का रास्ता एक नायाब पत्थर के अंदर छुपा है जो कि एक कबीले के सरदार के पास था, तब डॉन ने उसे मारकर पत्थर को छीनने की कोशिश की। लेकिन जंगल चुप नहीं बैठा और उसने डॉन के साथ साथ उसके साथियों को भी अपनी चपेट में ले लिया। कहा जाता है कि डॉन और उसके साथी आज तक उस जंगल में भटक रहे हैं। वही अब कहानी 400 साल आगे आती है, जहां हर कोई इस दास्तान को बस एक मनगढ़ंत कहानी मान रहा था। वही लिली को पूरा भरोसा था कि ये कोई मनगढ़ंत दास्तान नहीं बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। इसलिए लिली लंदन की सभा में घुसकर प्रिंस की नाक के नीचे से उस कीमती पत्थर को चुराकर भाग जाती है। प्रिंस बहुत गुस्सा होता है, लेकिन अब लिली उसकी पहुंच से बहुत दूर निकल चुकी थी। लिली बिना देर करे अगले दिन ही अमेज़न के जंगल में उस खजाने को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है और यहीं पर लिली एक बोट की तलाश में फ्रैंक से मिलती है। फ्रैंक जब लिली के गले में उस रहस्यमयी पत्थर को देखता है तब फ्रैंक उसके साथ चलने के लिए राजी हो जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि फ्रैंक भी उस पत्थर के बारे में कुछ न कुछ तो जानता है। बिना एक पल गवाए ये लोग जल्दी से अपनी बोट में बैठते हैं और उस रहस्यमयी खजाने को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन इनके निकलने से पहले ही यहाँ पर प्रिंस अपनी सबमरीन लेकर बिल्कुल इनकी बोट के सामने आ जाता है और लगातार बोट पर फायरिंग करनी शुरू कर देता है, जिससे बोट का इंजन कुछ समय के लिए बंद हो जाता है। फ्रैंक मैकग्रेगर को बोट संभालने के लिए कहकर खुद नीचे उतर जाता है और एक रस्सी की मदद से बोट को तेजी से घुमाकर दूसरी तरफ कर देता है, अपनी सीमा से दूर जाते देख। प्रिंस उन पर टारपीडो छोड़ देता है। फ्रैंक समझ जाता है कि बोट टारपीडो से तेज नहीं भाग सकती, इसलिए वो बोट को एक घर के ऊपर चढ़ा देता है, जिससे टारपीडो नीचे से होकर सामने जा टकराता है। फ्रैंक और उसके साथी सही सलामत यहाँ से निकल जाते हैं, जबकि प्रिंस की सबमरीन बुरी तरह किनारे से टकरा जाती है। रास्ते में अद्भुत नजारों का आनंद लेते हुए यह लोग उस जगह को ढूंढते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ी आगे आने के बाद नदी दो रास्तों में बंट जाती है। नक्शे के हिसाब से इन्हें राइट साइड की तरफ से जाना होता है, लेकिन फ्रैंक उस रास्ते से जाने से मना करता है क्योंकि उस तरफ नदी का पानी बहुत तेज गति से बहता है। लेकिन लिली उसे फिर भी उसी रास्ते पर बोट को मोड़ने के लिए कहती है, क्योंकि इस तरफ से खजाने तक जल्दी पहुंचा जा सकता है। फ्रैंक भी उसकी बात मानकर बोट को राइट साइड मोड़ देता है। अब सूरज भी ढलने लगता है, इसलिए फ्रैंक बोट को एक किनारे पर लगा देता है और सभी यहीं पर रात बिताने का फैसला करते हैं। रात को जब सभी बोट पर बैठे होते हैं तभी मैकग्रेगर पर एक जंगली बिल्ली हमला कर देती है, लेकिन फ्रैंक उसे शांत करता है क्योंकि वो फ्रैंक की पालतू थी और अब तक इसी बोट में छुप कर बैठी थी। वहीं दूसरी तरफ प्रिंस उस जगह पर पहुंच जाता है जहां डॉन अग्विरे को आज से कुछ 100 साल पहले सजा मिली थी। प्रिंस जानता था कि नदी के पानी से उन्हें इस बंधन से मुक्त किया जा सकता है, इसलिए वो कुछ पानी की बूंदें डॉन के ऊपर गिराता है। पानी की बूंदें लगते ही पत्थर को चीरकर उसमें से सांप बाहर आने लगते हैं। प्रिंस उनसे बात करता है और कहता है कि वो उन्हें नदी का पानी देगा, बदले में उन्हें उसे जादुई पत्थर लाकर देना होगा जो कि लिली के पास है। अब उस पत्थर की मदद से ही डॉन और उसके साथी इस श्राप से मुक्त हो सकते थे, इसलिए वो प्रिंस की बात मान लेता है और अगले ही पल प्रिंस नदी में एक बड़ा धमाका करके नदी का पानी उन तक पहुंचा देता है। पानी मिलते ही सभी एक एक करके पत्थर की मूर्ति से वापस इंसान बनने लगते हैं। वहीं अगले दिन फ्रैंक और मैकग्रेगर किनारे पर बैठे एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तभी लिली
लिली बोट के अंदर फ्रैंक के पर्सनल कमरे को तलाशने लगती है और उसे वहाँ कुछ चौंका देने वाली चीजें मिलती हैं। तभी यहाँ पर फ्रैंक आ जाता है। फ्रैंक लिली पर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि लिली ने उसका कीमती सामान देख लिया था। दरअसल फ्रैंक भी पिछले कई सालों से उस खजाने को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन थक हार कर उसने उम्मीद छोड़ दी। लेकिन लिली उसे वो पत्थर दिखाती है जिसकी मदद से उस खजाने को ढूंढा जा सकता था। वही मैकग्रेगर जब बाहर खड़ा होता है तभी उसके पीछे से कोई बेहोशी वाला तीर मारता है जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। लिली और फ्रैंक उसे बचाने के लिए आते हैं, लेकिन आदिवासी उन्हें भी बेहोश कर देते हैं। आदिवासी उन्हें अपने साथ कबीले में ले जाते हैं। यहाँ आदिवासियों का सरदार लिली से वो जादुई पत्थर मांगता है जिसके बदले में वो इन सब की जान बख्श देगा। फ्रैंक लिली को वो जादुई पत्थर सरदार को सौंपने के लिए कहता है, लेकिन लिली साफ साफ मना कर देती है और अगले ही पल लिली अपने हाथों की रस्सी काटकर आदिवासियों से लड़ने लगती है। और तभी सरदार लिली के सामने आता है और हंसते हुए अपना मास्क उतारकर फ्रैंक से कहता है कि बस अब ये नाटक और नहीं हो सकता। मतलब ये सभी कबीले वाले लोग फ्रैंक को पहले से ही जानते थे और इनको अगवा करने का प्लान भी फ्रैंक का ही था, क्योंकि वो लिली को डराकर उससे वो जादुई पत्थर हासिल करना चाहता था। लिली फ्रैंक की इस धोखाधड़ी पर बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है। इसके बाद लिली कबीले की सरदार को वो पत्थर दिखाकर खजाने का रास्ता पूछती है। सरदार कुछ अजीब से मंत्र पढ़ती है और लिली को रास्ता पता चल जाता है जहाँ पर वो खजाना मिलेगा। सरदार एक जरूरी बात बताती है कि खजाना सिर्फ तब तक ही रहेगा जब तक चांद की रोशनी उस पर पड़ती रहेगी। अब खजाने का पता लगते ही लिली बिना एक पल गवाए निकलने की तैयारी करने लगती है, लेकिन वो फ्रैंक को अपने साथ नहीं लेकर जाना चाहती थी क्योंकि उसे अब फ्रैंक पर भरोसा नहीं रहा। अब तक डॉन और उसके साथी भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं। फ्रैंक जल्दी से लिली को अभी निकलने के लिए कहता है और तभी इनके रास्ते में डॉन आ जाता है। अब यहाँ पर सभी लिली के पीछे पड़ जाते हैं क्योंकि उसके पास ही वो जादुई पत्थर था जिसे डॉन हासिल करना चाहता था। लेकिन फ्रैंक लिली को हर मुसीबत से बचाता हुआ बाहर निकलने की कोशिश करता है। तभी डॉन का एक साथी लिली को पकड़कर उससे वो पत्थर छीन लेता है और डॉन को पकड़ा देता है। डॉन पत्थर को लेकर यहाँ से निकलने ही लगता है कि तभी फ्रैंक उसके रास्ते में आ जाता है। फ्रैंक बार बार सांप के मुंह से पत्थर को छीनने की कोशिश करता है, लेकिन डॉन तलवार लेकर फ्रैंक के आर पार कर देता है। गिरने से पहले फ्रैंक पत्थर को छीन लेता है और नीचे गिरते हुए लिली को पकड़ा देता है। पेड़ों से टकराता हुआ फ्रैंक नीचे नदी में जा गिरता है। अब पत्थर लिली के पास था, इसलिए सरदार लिली को नदी से जितना दूर हो सके उतना दूर भागने के लिए कहती है। लेकिन डॉन और उसके साथी लिली का पीछा नहीं छोड़ते और जैसे ही डॉन लिली से वो पत्थर लेने वाला होता है तभी नदी उन्हें अपनी तरफ खींच लेती है। यहाँ हमें पता चलता है कि श्राप की वजह से डॉन या उसके साथी नदी से दूर नहीं जा सकते, क्योंकि नदी ही उनके लिए जीवित रहने का एकमात्र जरिया है। इसलिए डॉन प्रिंस को लिली की लोकेशन बताने के लिए कहता है, समझ गए ना, युवराज को खबर दो। क्योंकि जमीन पर प्रिंस ही अकेला ऐसा बंदा है जो लिली तक पहुंच सकता है। वहीं अब सुबह भी हो जाती है और लिली अपने साथियों को ढूंढती हुई आगे बढ़ रही होती है। तभी उसे रास्ते में फ्रैंक मिलता है, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि तलवार दिल के आर पार होने के बावजूद भी फ्रैंक अभी तक जिंदा था। अब यहाँ पर फ्रैंक सबको अपनी असली सच्चाई बताता है। फ्रैंक बताता है कि वो और डॉन दोनों सौतेले भाई थे। एक दिन डॉन की बेटी की तबीयत अचानक से बहुत खराब हो गई। उसका इलाज सिर्फ चंद्र वृक्ष की पंखुड़ी यानी उसी खजाने से ही किया जा सकता था। इसलिए डॉन फ्रैंक और अपने साथियों के साथ उस पेड़ को खोजने के लिए निकल पड़ा, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद भी उन्हें वो पेड़ नहीं मिला और सभी एक एक करके जंगल का शिकार होने लगे। लेकिन तभी उनकी जान उन्हीं कबीले वालों ने बचाई। उनके पास ही वो जादुई पत्थर था। अब डॉन बहुत खुश था क्योंकि उसकी बेटी की जान बच सकती थी। उसने कबीले के सरदार से वो जादुई पत्थर मांगा जो कि उन्हें उस पेड़ तक पहुंचा सकता था, लेकिन सरदार ने उन्हें पत्थर देने से मना कर दिया। गुस्से में आकर डॉन ने कत्लेआम मचा दिया, लेकिन फ्रैंक ने डॉन का साथ देने की बजाय कबीले वालों की रक्षा की। इसलिए डॉन ने फ्रैंक को भी मारने की कोशिश की। कबीले के सरदार ने अपने आखिरी पलों में भी जादुई पत्थर की रक्षा की और डॉन के साथ साथ उसके सभी साथियों को श्राप दिया कि वो इस कायनात के अंत तक कभी भी नदी को छोड़कर नहीं जा सकते। अगर जाने की कोशिश की तो जंगल उन्हें अपनी चपेट में ले लेगा। इसी बीच डॉन फ्रैंक की गद्दारी की वजह से उससे बदला लेना चाहता था, इसलिए वो फ्रैंक को बार बार मार देता। इसी से तंग आकर फ्रैंक ने उन्हें एक गहरे गड्ढे में फंसा दिया। अब नदी का पानी न होने की वजह से वो पत्थर की मूर्तियां बन गए और कई 100 साल बाद प्रिंस ने उन्हें नदी का पानी देकर वापस से आजाद कर दिया।
अब फ्रैंक की सच्चाई सबके सामने आ जाती है। इसके बाद लिली फ्रैंक के शरीर से उस तलवार को बाहर निकालती है। अब मैकग्रेगर के पैर में गहरी चोट लगे होने की वजह से लिली उसे कबीले वालों के पास रुकने के लिए कहती है और खुद फ्रैंक के साथ उस खजाने को पाने के लिए निकल पड़ती है। वहीं प्रिंस को भी अब उनकी लोकेशन का पता चल जाता है, लेकिन प्रिंस के वहां तक पहुंचने से पहले ही लिली वहां से निकल चुकी थी। लेकिन प्रिंस लिली के भाई मैकग्रेगर को पकड़ लेता है और जबरदस्ती उससे लिली का पता उगलवा लेता है। वहीं दूसरी तरफ फ्रैंक और लिली दोनों उस रहस्यमयी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो जादुई पेड़ मौजूद था। लिली बिना एक पल गवाए पानी में डुबकी लगाकर उस पेड़ तक पहुंचने का दरवाजा खोल देती है और अगले ही पल सारा पानी नीचे जाने लगता है और एक अद्भुत जगह पानी के ऊपर आ जाती है। इससे पहले कि ये दोनों अंदर जा पाए, यहाँ पर प्रिंस लिली के भाई मैकग्रेगर को लेकर पहुंच जाता है। वो सभी को बंदूक की नोक पर लेकर लिली से जादुई पत्थर ले लेता है। इसके बाद प्रिंस फ्रैंक को बोट को अंदर ले जाने के लिए कहता है। अंदर पहुंचते ही वो जादुई पेड़ बिल्कुल इनके सामने था, लेकिन अभी ये पूरी तरह बेजान है। जब चांद बिल्कुल इसके ऊपर होगा तभी उस जादुई पत्थर की मदद से इस पेड़ को वापस जिंदा किया जा सकता है। कुछ ही देर में चांद अपनी जगह पर आने वाला था, इसलिए प्रिंस फ्रैंक और लिली दोनों को जल्दी से पेड़ को जिंदा करने के लिए कहता है। बदले में वो उन्हें भी एक पंखुड़ी देने का वादा करता है। अब चांद भी बिल्कुल ऊपर आ जाता है। फ्रैंक और लिली किसी तरह पहेली को सुलझा लेते हैं और जैसे ही पत्थर अपनी सही जगह पर लगता है, पूरा पेड़ दोबारा से जिंदा होने लगता है और चांद की रोशनी पड़ते ही उस पर जादुई पंखुड़ियां उगनी शुरू हो जाती हैं। अब फ्रैंक और लिली यहाँ पर अपनी चाल चलते हैं। लिली सिपाही की गन लेकर फ्रैंक को गोली मारती है। फ्रैंक तो श्रापित था, इसीलिए वो मर नहीं सकता था, लेकिन फ्रैंक जानबूझकर मरने का नाटक करता है और नीचे नदी में गिर जाता है। इसलिए वादे के मुताबिक अब वो एक पंखुड़ी प्रिंस को लिली को देनी पड़ेगी। वही फ्रैंक बोट के ऊपर चढ़कर एक एक करके सभी सैनिकों को मार गिराता है। लिली भी प्रिंस को चकमा देकर अकेली पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है। अब चांद के धीरे धीरे ढलने से पेड़ की पंखुड़ियां गायब होने लगती हैं, लेकिन लिली किसी तरह एक पंखुड़ी को हासिल कर लेती है और अगले ही पल पेड़ की टहनी टूटने की वजह से लिली से वो पंखुड़ी छूट जाती है। लेकिन फ्रैंक अपनी जान की परवाह किए बिना पंखुड़ी को नीचे गिरने से बचा लेता है। अभी खतरा टलता नहीं कि यहाँ पर डॉन अपने साथियों के साथ पहुंच जाता है। सबसे पहले डॉन प्रिंस को मारता है क्योंकि उसने वादा तोड़कर अकेले ही पंखुड़ी को पाना चाहा। इसके बाद डॉन लिली को पकड़ने के लिए भागता है, लेकिन तभी फ्रैंक उसे पंखुड़ी दिखाता है। अब उन्हें इस श्राप से मुक्ति लेने का सिर्फ एक ही जरिया दिखाई दे रहा था, वो जादुई पंखुड़ी। इसलिए बिना वक्त गवाए डॉन बोट की तरफ भागता है और जब वो थैली को खोलकर देखता है तो उसके अंदर पंखुड़ी नहीं होती, क्योंकि फ्रैंक ने पहले ही पंखुड़ी मैकग्रेगर को पकड़ा दी थी और अब फ्रैंक सभी को साथ लेकर सामने वाली दीवार से टकराने वाला था। दीवार से टकराते ही एक भयानक विस्फोट होता है, जिससे नदी का सारा पानी वापस बाहर की तरफ जाने लगता है। अब नदी से दूर होने की वजह से जंगल इन्हें अपनी चपेट में लेने लगता है और सभी एक एक करके पत्थर की मूर्तियां बन जाते हैं। फ्रैंक भी श्रापित था, इसलिए वो भी मूर्ति बन जाता है। अब लिली फ्रैंक के पास आती है। हालांकि उसके पास वो जादुई पंखुड़ी थी, लेकिन उसे अभी पंखुड़ी का इस्तेमाल करना नहीं आता था। लिली एक आखिरी उम्मीद के साथ पंखुड़ी को फ्रैंक के मुंह के अंदर रख देती है, लेकिन पंखुड़ी हवा में कहीं गायब हो जाती है। अब इनकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है और ये मायूस होकर यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी पीछे से कुछ टूटने की आवाज आती है। वापस जाकर देखने पर पता चलता है कि पंखुड़ी ने अपना असर दिखा दिया और फ्रैंक अब श्राप से मुक्त हो चुका है। सभी एक दूसरे के गले मिलते हैं और यहीं पर ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हुई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।